अभी जो फरवरी में दिल्ली में फसादात हुए, जिन्हें फसादात कहा गया, लेकिन एक तरफा हमले थे जिसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी तादाद में लोग मारे गए, मुसलमानों के खिलाफ हमले थे। ये बहुत ही खुल करके कई तरह से सामने आ चुका था। अब मीडिया में ये बात आनी शुरू हो गई है कि कानूनी चाराजोई हुई और उसमें आरएसएस के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ी खबर है जिसको हमारा नेशनल मीडिया या गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके नजदीक आपको लेकर के चलें। मैं इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जनाब महमूद प्राचा साहब, जाने माने वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस किस्म के कामों में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, कानूनी मदद देते हैं उन जो विक्टिम्स होते हैं उनको, वो किसी भी मजहब के हों। ये एक गैर मामूली काम है, इंसाफ दिलाना एक बहुत बड़ा काम है। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये फरवरी में जो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में हुआ, इसके बाद में आरएसएस के लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई है और ये ऐसे वक्त में है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अक्सर उनका जो जो रुझान है वो दूसरी तरफ है और बाकायदा कई लीडर्स को भड़काऊ भाषण देते हुए सामने रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आरएसएस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई और उनको जेल तक पहुंचाना वो कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, जबकि दिल्ली पुलिस का रुख बहुत से मामलात में हमारे सामने है। ये कैसे मुमकिन हो सका? देखिए, मुमकिन तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है और जो उसके तहत कानून बने हैं उसके इस्तेमाल से ही हुआ और उसके सही इस्तेमाल से हुआ, अगर हम उसको सही लफ्जों में कहें। और जो भी वीकर सेक्शंस हैं वो हमारे देश में बाबा साहब के संविधान का और उसके कानूनों का अपनी क़यादत की वजह से या अपनी दूसरी मजबूरियों की वजह से उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह रही है। तो जब जब भी संविधान का सही से प्रयोग होगा, उसका इस्तेमाल होगा, तो टाइम जरूर लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। पूरे जो समाज में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा व्याप्त है हमारे देश में, और जो एक मनुवादी मानसिकता के लोग ज्यादातर बैठे हुए हैं पदों पे, उसकी वजह से भी न्याय मिलना जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और नामुमकिन के हालात तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर कोई भी संगठन या व्यक्ति अपनी ताकत लगा के और मेहनत करके, और इसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, धमकियां मिलती हैं, दबाव आते हैं, जान से मारने तक की धमकियां मिलती हैं और झूठे केसों में फंसाने की धमकियां मिलती हैं, तो भ्रष्टाचारी जो अफसर हैं वो तरह तरह की धमकियां देते हैं, जो संगठन है मनुवादी वो भी धमकियां देते हैं। तो लेकिन अगर फिर भी कोई काम करे तो मेहनत तो लगती है, टाइम तो लगता है, लेकिन होता जरूर है। ये जो ये हमले हुए हैं जो एक बड़ी साजिश के तहत हुए थे, और वो साजिश थी किसी भी प्रकार से जो संविधान बचाने का जो एक कैंपेन चल रहा था पूरे देश में, जो बावजूद इसके कि सरकार ने, मनुवादी सरकार ने पूरी ताकत लगा ली, दमन की अपने भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, फिर भी वो किसी सूरत में नहीं रुक रहा था। तो तब ये कपिल मिश्रा और आरएसएस के दूसरे लोगों ने जाके वहां पे पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से वहां पे हमले करवाए, और ये हमले जो हैं जानबूझ के ऐसा समय चुना गया जो एक विदेशी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो आए हुए थे। इसमें बीजेपी की अंदर की जो प्रधानमंत्री बनने की जो एक रेस चल रही है इंटरनल, उसका भी रोल था कि वो टाइम चुना गया जब ट्रंप साहब की विजिट थी। और दूसरा ये तो था ही कि ये संविधान बचाने की मुहिम को किसी भी तरीके से नाकाम करना है। उसी के सिलसिले में ये हमले कराए गए, जिसमें वेस्टर्न यूपी से बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, आरएसएस के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, उनके आरएसएस के कार्डर्स और उनके जो दूसरे गुंडे थे वो आए, उन्होंने हमले किए, पुलिस की मदद से किए, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी,
ये बातें सबको साफ साफ तौर पे नजर आई। लेकिन इस सब चीजों के दौरान भी अगर कोई भी ईमानदार अफसर मिल जाता है तो उसका नतीजा यही होता है, जैसे इस एक केस में हुआ 15-16 से भी ज्यादा। क्योंकि इस केस में क्या हुआ था कि एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की थी और गलत एफआईआर दर्ज की थी इस केस में भी, कि किसी का नाम लिए बगैर एफआईआर कराने की सारी साजिश के तहत पुलिस ने ऐसे सैकड़ों एफआईआर की हैं जिसमें कंप्लेनेंट्स थे, मुस्लिम कंप्लेनेंट्स थे, वो बता रहे थे कि इन लोगों ने मारा है हमें, लेकिन क्योंकि वो आरएसएस से संबंधित थे या बीजेपी से संबंधित लोग थे तो पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं की और ये कहा कि अगर तुम नामजद एफआईआर कराओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ भी उल्टा मुकदमा बना देंगे और तुम अगर बगैर नाम के एफआईआर कराना चाहते हो तो हम एफआईआर कर देंगे, कम से कम तुम्हें जो कंपनसेशन मिल रही है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके का रवैया पुलिस ने रखा। इस केस में भी ऐसे हुआ था, जो बेटे ने अपने बाप की गोली मार के हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखा, साथ साथ ही था, उसने पुलिस ने वैसे ही एफआईआर कर दी बगैर नाम के। डॉक्टर भी मिले हुए उसमें जीटीबी हॉस्पिटल के, ये भी इस केस की बहुत बड़ी एक जो निकल के आ रही है बात, इसमें जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं पुलिस के साथ। उन्होंने भी जो पेशेंट्स आए उनको धमकियां दी कि आप जो अपनी हिस्ट्री लिखवा रहे हो, मेडिकल हिस्ट्री, उसमें लोगों के नाम मत लो। ये हमारे देश की राजधानी में जीटीबी हॉस्पिटल में हुआ है। तो इस केस में जब ये हमारे पास आए इसमें कंप्लेनेंट, तो हमने इसकी सही कानूनी कार्रवाई की और किस्मत से समझ लीजिए, क्योंकि कुछ ईमानदार अफसर तो हैं ही बचे हुए अभी, उन्हीं की वजह से सिस्टम चल रहा है, तो जो भी ईमानदार अफसर मिला, हालांकि उन अफसरों पे भी बहुत दबाव है कि इस केस में अभी भी जो मेन आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। वो भी उन अफसरों के ऊपर भी पुलिस के दबाव है, परंतु फिर भी 17 लोग इसमें अरेस्ट हुए। लेकिन वो सोशल मीडिया पे ये डाल रहे हैं कि जो उनके लोग हैं वो होम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, उनके ऊपर दबाव डाल के हमें जल्दी छुड़वाया जाए, ऐसा ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं लोग। तो इस हद तक जाके काम जो है हमारे देश में दबाव की जो स्थिति चल रही है पुलिस के ऑफिसर्स के ऊपर भी, जो पुलिस के जो मनुवादी अफसर हैं वो मनुवाद के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, इस हद तक काम हो रहा है। लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है कि इस सब सिस्टम की खराबियों के बावजूद भी बाबा साहब का संविधान अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो न्याय होने की उम्मीद बाकी है। और एक बात हम और वादा करना चाहते हैं आपके माध्यम से भी, क्योंकि हमारे पास अभी जितने भी कंप्लेनेंट्स आए वो बाय वर्ड ऑफ माउथ आए और बहुत कम है। आप ये समझिए जितने लोगों के साथ ऐसी ज्यादती हुई है उसमें से 2-4% ही हमारे पास लोग आ पाए, या किसी अच्छे वकील से या किसी ऐसे वकील से जो मजबूती से उनका साथ दे सके, ऐसे लोगों तक पहुंच पाए हैं लोग। तो एक इसमें सबसे बड़ी कमी ये भी है कि लोगों को पता नहीं है कि, क्योंकि लोग तो निराश हो जाते हैं कि पुलिस भगा देती है, जब जो बचाने वाले ये रक्षा की भक्षक बन जाए तो क्या रहेगा। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, ऐसे कोई भी केसेस, अभी ज्यादातर केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें पुलिस ने नामजद एफआईआर नहीं किए और पुलिस ने उल्टा धमकाया है, तो ऐसे सभी लोग हमारे पास भी आए या कोई अच्छा मजबूत वकील करें। और भारत के संविधान में और कानून में ताकत है कि प्राइवेट कंप्लेंट करके भी उनके जो नुकसानात हुए हैं, जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उसमें अगर पुलिस साथ ना दे तो कोर्ट के माध्यम से भी ये होता है। तो ऐसा सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, जिसने भी जो चीजें देखी हैं वो बिल्कुल ना घबराएं। हम लोग कानून की मदद से उनको हिफाजत भी दिलवाएंगे, प्रोटेक्शन दिलवाएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन सब काम कराएंगे। तो इसमें आगे आए, क्योंकि ये देश का सवाल है हमारे। अगर इस प्रकार के अन्याय बढ़ते रहेंगे तो SC ST OBC के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, माइनॉरिटीज के साथ कभी। तो आगे आने वाले भी लोगों को एक इबरत रहेगी, एक वो रहेगा कि अगर इस प्रकार के काम करें तो चाहे पुलिस उनका साथ दे रही हो, चाहे वो देश में जो अभी रूलिंग पार्टी है वो उनके साथ हो, तब भी वो कानून के लंबे हाथों से नहीं बचेंगे। ये मैसेज जाना देश में बहुत जरूरी है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सब लोग हमारे पास आए या किसी अच्छे वकील के पास जाएं जो इस लड़ाई को कानूनी तौर पे मजबूती से लड़े। अच्छा प्राचा साहब, बहुत से वकील भी ऐसे हैं कुछ जगहों पर जिनके बारे में ये बड़ा शक होता है कि पता नहीं चलता कि वो दूसरी तरफ के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसी हालत में आपने इतनी बड़ी आपको कामयाबी मिली है,
लेकिन ये बताइए कि लंबे अरसे तक बहुत से ऐसे फसादात इस मुल्क में होते रहे हैं कि उनमें न्याय नहीं मिल पाता, चाहे वो 84 का सिखों के खिलाफ दंगा हो या 2002 का गुजरात, वहां किसी हद तक कुछ कार्रवाइयां हुई, लेकिन अब बहुत से लोग खुले घूम रहे हैं। तो ऐसी हालत में मैंने आपको देखा है, उस दौरान भी जब दिल्ली में फसादात हुए तो आपके ऑफिस में मुसलसल दिन रात एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए विक्टिम्स से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या ये किस तरह से ऐसा काम करें, और भी वकील किस तरह से काम करें कि इस कामयाबी की तरफ जाएं और जालिम की गर्दन तक हाथ पहुंच जाए? आखिर क्या हो, कैसे हो, क्या किया जाए? जाहिर है आप अकेले हैं, कितने लोगों के लिए आप करेंगे आपके साथ, और यानी आप किस तरह से और लोगों को कहेंगे कि वो क्या करें ऐसा ताकि सबको इंसाफ मिल सके? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यह है कि आदमी का, एक तो जो मुस्लिम है उसका ईमान पक्का होना चाहिए। पहली शर्त तो यही है। अगर वो किसी और मजहब का मानने वाला भी है तो उसका ईमान होना चाहिए इंसाफ करने के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब को बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो। यदि वो किसी भी व्यक्ति में इंसाफ के लिए लड़ने का जज्बा होगा किसी भी हद तक जाके, तो मैं समझता हूं एक ड्रामेटिक चेंज आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत है सच। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, हम सच्ची बात कहने की ताकत रख रहे हैं, बस ये बात है। आजकल का जो माहौल बन रहा है, और पहले भी ऐसा माहौल बना दिया जाता था, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता था, जैसे सिखों के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उनके साथ ज्यादतियां हुई 84 में, या मुसलमानों के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर तैयार कर दिया जाता है और उसके बाद ज्यादतियां होती हैं, या एससी कम्युनिटी के साथ और एसटी कम्युनिटीज के साथ एक माहौल तैयार करा देते हैं पहले, उसके बाद उनके ऊपर हमले करते हैं और उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ उनकी सब तरीके से बेइज्जती और बेहुरमती होती है। तो उस सच का माहौल इतना ज्यादा बन जाता है, झूठ का रादर, कि लोग चाह के भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि सच बोलने वाली आवाजें एक आधी रह जाती हैं। ऐसा माहौल तैयार करा दिया जाता है। तो एकदम सच्चा, जो प्योर सच है, उसको बोलने की ताकत है दूसरा हमारा सबसे बड़ा औजार। तो पहले तो आदमी को बहादुर होना चाहिए इंसाफ के लिए लड़ने के लिए, दूसरा सच बोलने की ताकत होनी चाहिए। भले ही पूरी दुनिया बोल रही है और वो झूठ हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत होनी चाहिए। आप दिल्ली दंगों में भी आप देख लीजिए, जैसे गुजरात के दंगों में या 84 के दंगों में भी किसी ना किसी तरीके से, दंगे कहना उसको गलत है, हमलों में जो सिखों के ऊपर हुए, या दलितों के ऊपर जो हमले होते हैं, या मुसलमानों के ऊपर जो हमले होते हैं, या मॉब लिंचिंग्स भी होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जिसको मारा जा रहा है उसको ही दोषी भी ठहराया जाता है साथ पे, चाहे वो सिखों के साथ हो, या SC STs के साथ हो, या मुसलमानों के या क्रिश्चियंस के साथ हो, या बुद्धिस्ट के साथ हो। तो मॉब लिंचिंग करते टाइम बोलेंगे, जस्टिफाई करेंगे, जी इस दलित व्यक्ति ने तो चोरी की थी, तो हम पुलिस के पास नहीं देंगे, उसे यहीं मार देंगे हम, ये जस्टिफिकेशन है। तो ये जो काम है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सच्चाई, एकदम साफ सुथरी सच्चाई, प्योर अनअडल्टरेटेड, जैसे सिखिज्म में है ना खालसा, खालिस सच्चाई बोलने की ताकत होनी चाहिए। जैसे इस केस में हमने क्या माहौल तैयार किया हमारे देश की मीडिया ने, कि ये जो है, जो हमले किए, लड़ाई झगड़ा किया, वो मुस्लिम कम्युनिटी ने किया, ये CA NRC के प्रोटेस्ट वालों ने किया। हमने और उन लोगों ने सारे सबूत इकट्ठे करके, इम्पेकेबल सबूत सच्चाई के, जो कि मौजूद भी थे सोशल मीडिया पे, दूसरी जगह, उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया। 1 2 4 5 ईमानदार अफसर जो मिलेंगे उनके सहारे से, नहीं तो कोर्ट के सहारे से, हम लोग इन सभी दोषियों को सजा दिलवाएंगे। इसको गुजरात नहीं बनने देंगे और 84 वाली दिल्ली नहीं बनने देंगे इसे हम, ये हम वादा कर रहे हैं। तो जो भी लोग हैं सच्चाई बोलने से ना डरें, सामने आए। सच्चाई की राह थोड़ी लंबी होती है, जैसे इसमें भी हमें टाइम लगा, ये RSS को लोगों को अरेस्ट कराने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन हुए। और अभी बाकी भी लोग भी, बड़े बड़े लोग जो नाम आ रहे हैं ना इसमें, जो बड़े बड़े देश के नाम आ रहे हैं, वो सब लोग अरेस्ट होंगे इसमें, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर अरेस्ट होंगे इस केस में, क्योंकि सच्चाई है, वो सबूत है हमारे पास। उन सबूतों और सच्चाई की बुनियाद पे पुलिस के लोग भी अरेस्ट होंगे और बीजेपी और RSS के बड़े बड़े लोग इसमें अरेस्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने देश का कानून तोड़ा है,
देश में ज्यादती की है, संविधान तोड़ा। अच्छा प्राचा साहब, आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि पुलिस अफसर भी गिरफ्तार होंगे, उन्हें भी जेल जाना होगा, और उनके जो बीजेपी के लीडर्स, जो बड़े जो मुसलसल इसके पीछे थे, उनको भी जेल में जाना होगा। लेकिन आपने एक बात बीच में कही कि धमकियां भी आती हैं, परेशान भी किया जाता है। क्या इस किस्म की कुछ सिचुएशन आपके साथ हुई है कभी? क्या कोई डायरेक्ट आपको टारगेट करने की कोशिश की है? मेरे साथ तो ये रोजमर्रा का है। ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, लेकिन लोगों को जानना जरूरी है कि ये आखिर आप में इतनी हिम्मत कहां से आती है और धमकी में आप क्यों नहीं आते? देखिए, इस बात के तो आप पर्सनल गवाह भी हैं कि मुझे किस तरह की और कहां से धमकियां आती हैं और किस किस तरह के दबाव पड़ते हैं मुझ पे, मेरे ऊपर। तो ये रोजमर्रा का काम है। लेकिन मैंने पहले ही बात कही, अगर कोई मुसलमान है और वो ईमान रखता है तो डर से उसका ताल्लुक नहीं होता, ना डर ना लालच। मुझे यहां तक के मैसेजेस दिए जाते हैं। अब देखिए, अभी लेटेस्ट केस में हमारे एक मित्र को एक पुलिस वाले ने आके अप्रोच किया, हमारे एक एससी कम्युनिटी के मित्र को। सिर्फ जान से मारने की धमकियां रोज आ रही हैं, केस में, इसी केस में फंसाने की धमकियां भी रोज दे रहे हैं मुझे पुलिस वाले भी, और इनडायरेक्टली हमारे जो दोस्त यार हैं वो भी दे रहे हैं कि आपको ही इस केस में फंसा दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा। अब हद हो गई है, किसी दिन भी आपको गोली लग सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और मेरे लिए अभी एक हमारे एससी मित्र हैं, उनका हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में वो डाला, केस डाला हुआ है हाई कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आके उनको क्या कह रहे हैं कि प्राचा साहब को वकील हटा दो, क्योंकि जजेस नाराज रहते हैं इनसे। तो उन्होंने पूछा, भाई प्राचा साहब क्या कोई अच्छे वकील नहीं है? नहीं, वकील बहुत अच्छे हैं, लेकिन जज इनसे नाराज हैं, इनको वकील हटा दो तो तुम्हें रिलीफ मिलेगी। यही काम ये जो दिल्ली में जो आरएसएस के लोगों ने पुलिस से मिलके जो ये हमले कराए हैं मुस्लिम कम्युनिटी पे, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को, अब पूरी ताकत पुलिस इस काम पे लगा रही है कि प्राचा साहब को वकील हटा दो। आप तो इस बात को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपके साथ भी ये गुजरी है। तो अभी लेटेस्ट यही चल रहा है कि प्राचा साहब को हटा दो तो आपको न्याय मिलेगा। प्राचा साहब एक अच्छे वकील नहीं है, और वकील अच्छे भी हैं तो जज इनसे नाराज रहते हैं। ये काम पुलिस वाले हमारे सारे विक्टिम्स को बता रहे हैं कि अब हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। जो कंप्लेंटें हमारे ऑफिस से हुई हैं, अब जाके ये बोल रहे हैं कि न्याय हम तुम्हें दिलवा देंगे, पर प्राचा साहब को वकील मत रखो बीच में। अच्छा, अदालतों के बारे में जी आप अपनी बात पूरी करें। ईमान है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, और थोड़ा बहुत ईमान की जज्बा मेरे अंदर है। तो अगर इंसाफ की लड़ाई से जो पीछे हटेगा वो मुसलमान ही नहीं है, और मेरे ख्याल से इंसान ही नहीं है। तो इंसाफ के लिए अगर जान भी जाएगी तो मैं तो इस तरफ कभी सोचता ही नहीं हूं। ये तो मेरा, आप ये समझिए जैसे मैं रोज खाना खाता हूं, पानी पीता हूं, उस तरीके से रोज धमकियां भी आती हैं, रोज लालच भी आते हैं, और रोज नुकसानात भी किए जाते हैं। एक्चुअली भी मेरा बहुत नुकसानात किए जाते हैं, लेकिन मुझे जो असली फायदा है, काज़मी साहब आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, असली फायदा तो हमें दूसरी दुनिया का देखना है कि हम रोजे आखिरत को जाके क्या सुरखरू होने की शक्ल में होंगे या नहीं, क्या हम जाके कोई जवाब दे पाएंगे कि हमने इंसाफ के लिए, जो कमजोर लोग हैं उनके लिए कुछ काम किया। तो हम उस दिन से अगर डरें और उस दिन की अगर तैयारी करें, तो मैं नहीं समझता ये छोटे मोटे डर और धमकियां और लालच तो मुझे अब मजाक लगने लगा है। जो होना है वो होना है। अगर मैं जेल भी जाऊंगा या ऊपर भी जाऊंगा तो मेरा सर ऊपर रहना चाहिए, सर नहीं झुकना चाहिए किसी के आगे भी नाजायज। ये मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। अच्छा, आपके इन सब बातों से हर एक को मैं समझता हूं हिम्मत मिलती है। मैंने भी इसके लिए आपसे खुद बुलवाने के लिए सवाल किया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर, मैं लड़ाई इसलिए कह रहा हूं कि अब हक लेना, इंसाफ लेना, उसके लिए जो जद्दोजहद है ये एक बहुत बड़ा काम है। इसमें इसको वाइडर सर्कल में जो बड़े पैमाने पर हो सके, जाहिर है आप लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, और ये जो चक्रव्यूह जुल्म का है वो तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से, और जिस तरह से डर बिठा देते हैं, ये सबसे बड़ी बात डर की है। डर बिठा देते हैं तो मजलूम भी अपने खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता।
इसको किस तरह से मजबूत किया जाए, कैसे लोगों को आगे लाया जाए, ये मैं इंटरव्यू के उससे जरा हट करके मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं ये बहुत ही जरूरी है कि आखिर लोगों में इंसाफ हासिल करने की वो ललक और वो ख्वाहिश कैसे पैदा की जाए, क्योंकि हर कदम पर डराने वाले लोग हमदर्दों की शक्ल में आ जाते हैं। देखिए, हम तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी से ना कोई चंदा लेते हैं, ना देश के अंदर ना विदेश के अंदर। एक तो इसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी तरीके से भी कमजोरी की शक्ल में नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि बहुत सारे लोग, और मैं ये विक्टिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, विक्टिम्स की तो इसमें मैं कोई गलती नहीं मानता हूं, ये गलती है उन लोगों की, जिस तरीके से मैं पुलिस और प्रशासन की गलती मानता हूं कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग, भले ही वो किसी भी पार्टी के ताल्लुक रखते हो, कल को कांग्रेस के लोग भी हो या किसी और पार्टी के लोग भी हो, अगर किसी भी पार्टी के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग, अगर वो कानून तोड़ के कोई काम कर रहे हैं, उनको ना रोकें, तो ये पुलिस की और प्रशासन की गलती है। और सरासर वो उन पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा गलती पुलिस की होती है, क्योंकि उनकी आंखें बंद करने की वजह से या उनकी शामिल होने की वजह से ये क्राइम करने की हौसला जुटा पाते हैं सत्ताधारी लोग। दूसरा, उसी तरीके से जो इंसाफ की लड़ाई का लड़ने का दावा रखते हैं, उनके दिलों में भी अगर कमजोरी आ रही है कहीं ना कहीं से, उनके दिलों में भी अगर जबान को चबा के या जबान को मोड़ कर बात करने की मजबूरी आ रही है, तो वो उनको मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन जो हमने एक जो ये लॉ जलाई है, उससे धीरे धीरे करके और दिए भी जलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। और इसकी सबसे बड़ी ताकत देखिए, अगर इस तरह के बहादुर लोग और इस तरह से बहादुरी से लोग कंप्लेंट करने लगे, मैं सबसे बड़ी बहादुरी अपने से भी ज्यादा, देखिए मुझे अगर कल को कुछ लोग गोली मारते हैं या जान से मारते हैं या जेल भेजते हैं, तो मुझे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा लोग आवाज भी उठाएंगे और वो सब चीजें भी होंगी कि लोग प्रोटेस्ट भी शायद करें। लेकिन इन लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए जो इतनी कमजोरी की हालत में होके, वो बेचारे अकेले अकेले घरों में रह रहे हैं छोटे अपने, कल को पुलिस आके उनको किसी दूसरे केस में फंसा दे, तो फिर भी उन्होंने कंप्लेंटें की हैं, उनको गोली मार दे, अभी उन्हें धमकियां आ रही हैं, वही लोग जो उनके चारों तरफ रहते हैं उनको कह रहे हैं कि तुम्हें आप कल गोली मार देंगे। तो ये लोग हिम्मत करके आगे आ रहे हैं। तो लेकिन किस हौसले पे? क्योंकि न्याय में, भारत के संविधान में उनका विश्वास है, और क्योंकि रिजल्ट मिल रहे हैं हमारे थ्रू उनको, तो संविधान में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। वरना लोग परेशान हाल होकर इसलिए भी कंप्लेंट नहीं करते कि होना होना तो कुछ है नहीं। लेकिन ऐसे हम दो चार भी एग्जाम्पल देते हैं तो उससे 200-400 लोग आते हैं। अगर हम 100-200 एग्जाम्पल ऐसे खड़े कर देंगे तो मैं समझता हूं पूरा देश जाग जाएगा, संविधान पे लोगों का विश्वास बनेगा और लोगों को पता लगेगा, थोड़ी देर बाद ही सही न्याय मिलेगा, तब सच्चाइयां निकल के सामने आएंगी। मुसलमानों से भी ज्यादा दलितों की सच्चाई निकल के आएगी कि उनके साथ जो एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी के साथ हो रहा है वो कितना ज्यादा नाजायज हो रहा है, बावजूद उसके कि उनके पास एक मजबूत कानून है एससी एसटी एक्ट का। मुसलमानों से भी ज्यादा एससी एसटी के साथ आज हमारे मुल्क में जुल्म हो रहे हैं, तो वो लोग अगर निकल के सामने आने लगे ऐसे, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, तब न्याय की तरफ हमारा पहला मजबूत कदम होगा। लेकिन एग्जाम्पल्स ऐसे सेट करना सबसे बड़ी ताकत हमारी होगी कि ऐसे हम एग्जाम्पल सेट करें जिससे 100 लोगों को हौसला मिले, और धीरे धीरे करके वकील भी आगे आएंगे। वकील बहुत मजबूत हैं लेकिन उनको उतनी प्रोमिनेंस नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। अच्छे अच्छे वकील बहुत ज्यादा हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनकी फेस वैल्यू नहीं है, वो उनको कोई लॉबी सपोर्ट नहीं करती। तो जैसे हमें भी डिसएवॉइड किया जाता है कि जी सारे जज तुमसे चिढ़ते हैं, तुम्हें कोई रिलीफ नहीं देगा, ये मुझे बार बार बताई जाती है बातें। लेकिन अब हमारे जैसे वकीलों की भी तादाद बढ़ रही है, उसके बाद सब लोगों को मजबूर होना पड़ेगा फौरन न्याय देने के लिए, फौरन जस्टिस करने। अच्छा प्राचा साहब, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये अक्सर ये कहती हैं कि हम इंसाफ दिला रहे हैं और बेगुनाहों को छुड़ा रहे हैं। अदालतों में तजर्बे कुछ और हैं, बहुत सी चीजें मुझे भी मालूम है, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इन लोगों का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। मैं जाती तौर पर खुद इन दोनों जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बल्कि मैं आज नाम ले लेता हूं, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा, उन्होंने जिस तरह से ये कह रखा है कि हम बेगुनाहों को छुड़वाएंगे, और एक आरएसएस का अखबार उन्हें रोजाना लीडर बना के पेश करता है। आपका अपना
क्या तजर्बा है, क्योंकि उन केसेस में आप भी कई जगहों पर कुछ केसेस में पैरवी कर रहे हैं? मेरा तजुर्बा ये है कि अगर ये दोनों जमातें ईमानदारी से काम शुरू कर दें, मैं खुल के बता रहा हूं आपको, तो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर से जो भारत में जुल्म हो रहा है वो मैं समझता हूं रातों रात गायब हो जाएगा, अगर ये ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो। लेकिन ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुलव्विस हैं इस जो ये जुल्म हो रहा है उनको कराने में। ये सिर्फ इनका मकसद सिर्फ एक रहता है कि किसी ना किसी तरीके से इसमें एक अपना शक्ल दिखा लें इन केसेस में, और जो लोग इनके साथ डील कर चुके हैं वो सब दिल से गवाही देंगे इस बात की। किसी तरीके से हमारे जो जितने भी नेता हैं, और यहाँ पे देखिए वक्फ बोर्ड ने भी काम शुरू किया था और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी काम शुरू किया था, उसके बाद वो गायब हो गए। लेकिन उन्होंने फोटो खिंचवाई, अखबारों में फोटो खिंचवाई, अखबारों में एडवर्टीजमेंट देके सोशल मीडिया पे चलवाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो रहे अमानतुल्लाह खान साहब, जो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जितना बड़ा धोखा दिया है मुस्लिम कम्युनिटी को, मैं समझता हूं शायद हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिया होगा। आज भी उनके वफादार हैं और मुसलमानों के भी वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये नेक्सस, ये चेहरे से पर्दे उठना जरूरी होगा। अगर अरविंद केजरीवाल साहब ने मुसलमानों के खिलाफ जाके कार्रवाई कराई है कोविड वायरस में, और दंगों में मुसलमानों के खिलाफ बोला है कि उनकी गलती बताने की कोशिश की है और वो चुप रहे, तो किसी भी अरविंद केजरीवाल के एमएलए साहब को यह शोभा नहीं देता कि वो खुल के उनकी मुखालफत ना करें या उनकी पार्टी ना छोड़े। कोई एमएलएशिप नहीं चली जाएगी। ये नूरा कुश्तियां बंद करें, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये जमाते हैं ये मुंह दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, अखबारों में एडवर्टीजमेंट देने के लिए और उसकी बिना पे पैसे कलेक्ट करने के लिए तो बहुत आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं, लेकिन इनके दिल में इतना सा भी रहम नहीं है इंसाफ के लिए। तो छोड़ दीजिए, ये जो मजलूम है, मुसलमान मजलूमी कह रहा हूं मैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं, दूसरों की तो छोड़िए। 1% भी इनके दिल में रहम नहीं है। वो इनको चारे की तरह नजर आते हैं जिनको खा के ये अपनी मशहूरी करना चाहते हैं। तो अगर ये लोग काम करने लगे ठीक से, ईमानदारी से, तो बिल्कुल जुल्म खत्म हो जाएंगे। ये तो इतनी बड़ी बड़ी इदारे हैं, एक तना मैं इतना काम कर सकता हूं, इसीलिए मजबूरी में मैं एग्जांपल दे रहा हूं आज काजिम साहब आपको। एक ऑफिस अगर ऐसे काम कर सकता है, ये तो इतने बड़े इदारे हैं, ये मुझसे 1000 गुना बड़े हैं कम से कम सब, अगर लाख गुना नहीं तो। ये अगर खड़े हो जाएं तो एक रात में ये सारे जुल्म और सितम बंद हो जाएंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा, हमें सबको मिलके इन लोगों को मजबूर करना चाहिए कि ये ईमानदारी से काम करना शुरू करें। और एग्जाम्पल दे मेरा कि ये एक अकेला आदमी बगैर किसी से एक भी पैसा लिए अगर इतना कर सकता है, तो आप लोग तो चंदे भी इकट्ठे कर रहे हो, आप लोगों के पास तो ब्लैक कैट की सिक्योरिटीज भी मौजूद हैं, आप लोगों के पास तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मौजूद है, आप लोग एमपी रहे हो, आप लोग एमएलए रहे हो, क्या क्या रहे हो। मैं क्या हूं, मैं क्या रहा हूं? कुछ नहीं, सिर्फ एक अदना सा वकील। जब एक आदमी इतना कर सकता है तो ये इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, ये मुझसे 1 लाख गुना ज्यादा काम कर सकते हैं एक रात में। यही टेस्ट केस है। अगर हमारी कम्युनिटी इन लोगों को मजबूर नहीं करेगी, मैं ये नहीं कह रहा इन्हें हटा दो, लेकिन इन सभी लीडर्स को, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें, इनको खराब करना, अगर इनको हम कमजोर करेंगे तो वो भी मुनासिब नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों की अमानतें हैं जिन पे ये आज बैठे हैं, ये कोई इनका अपना हक नहीं है। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की जो समझे आप, उनकी कुर्बानियों की जो एक तरह से वो है, जो ये मनसबे बनी है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से मनसबे बनी है, ये उनके ऊपर ये चढ़ के बैठे हैं। तो इनको मजबूर किया जाए, ये तंजीमें खराब करके बर्बाद नहीं करनी है, लेकिन इनको तनहा नहीं छोड़ना है, इनको अय्याशी के लिए नहीं छोड़ना है, इनको मजबूर करना है हमारी मिल्लत को कि आप किसी भी हालत में अच्छा काम करोगे, पुख्ता काम करोगे और अकाउंट दोगे। सबसे पहले, आज तक इन्होंने पब्लिक को अकाउंट क्यों नहीं दिए कि कितना पैसा किसने कलेक्ट किया और वो कैसे खर्च होता है? अकाउंट क्यों नहीं देते ये? मैं अकाउंट देता हूं ना अपना, मैंने आज तक इनसे पैसे नहीं लिए, और जो पैसे ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं ये, उसकी भी आके मुझसे बात करें। दूसरी, उसके अलावा इनसे जब तक तजुर्बा हुआ, मैंने अपना काम भी कम कर दिया, क्योंकि मेरे पर्सनल वसाइल से कर रहा हूं। तो मैं अकेला अपने पर्सनल वसाइल से, हालांकि उसमें मुझे इतने नुकसान भी हुए, मैं इतना काम कर रहा हूं, तो ये क्यों नहीं अपने अकाउंट देते?
मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं किसी से एक पैसा नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं, इनसे कितने ज्यादा काम कर रहा हूं, तो ये भी बताएं इन्होंने कितने पैसे लिए किससे और ये कितना काम कर रहे हैं। जब 0 पैसे से इतना काम हो सकता है तो इनके जो इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं उससे कितना काम हो सकता है, ये अंदाजा लगाएं। और इनकी शख्सियतें भी इतनी बड़ी है, ये तो किसी से कोई इनके ऊपर हाथ ही नहीं डाल सकता, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। मुझे तो कल कोई भी गोली मार सकता है, कितने लोग मेरे ऊपर आंसू बहाने वाले होंगे। कल अगर मुझे ये संगठन गोली ही मार दें तो कितने लोग मेरे ऊपर आंसू बहाएंगे। मैं नहीं समझता वो उसका 1/1000वां हिस्सा भी होगा जितने लोग इनके साथ हैं। लेकिन ईमान की ताकत है, ईमानदारी से काम करने की जो जज्बा अल्लाह ताला ने अता किया है वो हमारी मिल्लत को चाहिए। ये एक सोल्यूशन है कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि इन लोगों के ऊपर को मजबूर किया जाए कि ईमानदारी से और जज्बे से और ईमान रख के, इंसाफ के लिए ईमान रख के काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। देखिए, ये हकीकतें जनता के सामने, आवाम के सामने लाना जरूरी है, आंखें खोलना जरूरी है। और मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि चाहे आतंकवाद वाले केस हो, चाहे औकाफ को बचाने वाले हो, या सेल्फ डिफेंस का मामला हो, या अब एनआरसी सीएए के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको कानूनी मदद देने की बात हो, उसमें महमूद प्राचा साहब ने बहुत ही गैर मामूली काम किया है। और गैर मामूली तो एक लफ्ज है, क्योंकि और कोई इतना मैदान में डट करके काम करने वाला नहीं है। तो मैं आखिर में अपने दर्शकों से कहूंगा कि जो इन बड़ी बड़ी तंजीमों को बड़े बड़े चंदे जाते हैं, उसके अगर हकीकतें समझनी है तो महमूद प्राचा साहब के पास जाती तौर पे आ सकते हैं। अब भी उन्होंने पब्लिकली बहुत सी बातें कहने से वो एहतियात कर रहे हैं। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। आजमी साहब, एक चीज कहना चाहूंगा, एहतियात में इसलिए कर रहा हूं कि तंजीमें खराब होंगी। जी जी, शख्सियतों की वजह से एहतियात नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल समझता हूं। तंजीमें खराब हो जाएंगी क्योंकि ये तंजीमों के हेड हैं। हम नहीं चाहते कि इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें जो हमारे बुजुर्गों के खून और पसीने की वजह से हैं वो खराब हो। लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी इनसे कोई लड़ाई भी नहीं है, मैं चाहता हूं सिर्फ ये ईमान से काम करना शुरू कर दें। मैं इनकी फिर जिंदाबाद करूंगा। बेशक मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो मैं इनकी सबसे पहले खड़े होकर सबसे आगे इनकी जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। लेकिन ये ईमान से काम करना शुरू कर दे, इतनी मेरी गुजारिश है। अगर नहीं करेंगे तो मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है, इसको किसी जातियात पे ना लिया जाए, क्योंकि ये इंसाफ की बात है। ये बहुत अहम बात है कि इदारे अहम हैं, अफराद अहम नहीं है। अफराद आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इदारे बाकी रहते हैं और उनको बाकी रखने के लिए हमें सभी को काम करना चाहिए, क्योंकि उसके